नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? भारत की खेती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड लिस्ट टू यूजेस ऑफ ईच। इससे पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि आखिर एग्रीकल्चर है क्या। भारत को जनरली किसानों का देश कहा जाता है, फार्मर्स का कंट्री कहा जाता है, क्योंकि बच्चे भारत की जो लगभग 70% पॉपुलेशंस है वो आपका विलेजेस में रहती है, गाँव में रहती है। और गाँवों का जो मुख्य आपका मेन वर्किंग है, स्पेशल जो वर्क है वो आपका एग्रीकल्चर करना है और आपका एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में हमने फूड के बारे में पढ़ा, और फूड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हमें अपना बॉडी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या? एक तो आपका फूड चाहिए और आपका वाटर चाहिए। तो फूड को हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं नेचर से, उसी को जनरली क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर भारत में जनरली कई टाइप की हो सकती है। पहली एग्रीकल्चर एक नॉर्मल एग्रीकल्चर होगी। इसके अलावा जो आपका कुछ एग्रीकल्चर ऐसी होगी जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाएगी, कुछ एग्रीकल्चर ऐसी होगी जो आपका फूड प्रोड्यूस करने के लिए की जाएगी। तो दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फूड प्रोडक्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं ईयर के अकॉर्डिंग। और वो 3 भागों में आपका सबसे जो पहला टर्म होगा साल का, उसे बोलते हैं हम जायद के नाम से। दूसरा जो होगा वो होगा आपका खरीफ के नाम से। किस नाम से बच्चे? खरीफ के नाम से। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका रबी के नाम से। जायद फसल वो होंगी जो आपका मार्च के आसपास उनका बुआई होगी, हम क्रॉप्स करेंगे उनको, और उसके अलावा मई जून में हम उनको कटाई कर लेंगे। इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है खीरा। खरीफ की फसल वो होंगी जो आपकी जून के एंड या जुलाई की शुरुआत में बोई जाएंगी, और इसके अलावा 3 मंथ बाद अक्टूबर नवंबर में हम उनकी कटाई कर लेंगे, जैसे आपका धान। इसके अलावा रबी की फसल वो होंगी जो आपका क्या होंगी? अक्टूबर के एंड या नवंबर की शुरुआत में जिनकी बुआई होगी, और लगभग 4 महीने बाद मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में हम उनकी कटाई कर लेंगे। तो ये होंगी आपकी गेहूं। तो 3 प्रकार की फसल यहाँ फूड प्रोडक्शन में होंगी। इसके अलावा कुछ हमारी होती हैं कैश क्रॉप्स, यानी कि जिन्हें कहा जाता है नगदी फसल। और नगदी फसल में आपका एक तो प्रमुख होगी क्या? गन्ना। क्या किसको क्या कहा जाता है बच्चे? शुगर केन के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं? कपास, कॉटन भी आपका क्या हो सकती है? कैश क्रॉप हो सकती है। चलिए बच्चे, तो आज के टॉपिक को हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, इंडिया द लैंड ऑफ फार्मर्स इज कंट्री डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर नियरली 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया, भारत की लगभग 70% आबादी गाँवों में रहती है और किस पर काम करती है? आपका खेती के लिए काम करती है। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूड्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स विच इज द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जो हमें फूड देता है और वेरियस इंडस्ट्रीज यानी कि विभिन्न जो आपकी इंडस्ट्री हैं उनके लिए कच्चा माल देता है। एग्रीकल्चर आल्सो fetches a lot of foreign exchange and approximately 1/3 of the nation's income, 1/3 इनकम में भी ये हमारी भागीदारी रखती है। चलिए, भारत में एग्रीकल्चर के हम टाइप पढ़ेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? खरीफ क्रॉप्स के बारे में। 2 ही क्रॉप फसल आपकी किताबों में बताई गई हैं, आपकी बुक्स में बताई गई है। और पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे कौन सा? खरीफ क्रॉप्स, यानी कि द खरीफ सीजन बिगिंस इन अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जुलाई। ये बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे यहाँ पर लग रहा है, अप्रैल नहीं है, ये आपका लगभग जून होगा। और इसके अलावा
ये आपका जो इसकी कटाई की जाती है वो आपकी की जाती है नवंबर के आसपास। चलिए, खरीफ क्रॉप्स आर राइसेस, मिलेट्स, शुगर केन ईटीसी। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्ट इन विंटर, यानी कि इनको जो कटाई की जाती है जनरली इनकी सर्दियों में की जाती है। चलिए, दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दूसरा हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में, यानी कि रबी की खेती के बारे में। द रबी सीजन्स बिगिंस इन अक्टूबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। फरवरी मार्च तक भी आप कह सकते हो आप इसको। द रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बैरले, ग्राम्स, पल्सिस एंड मस्टर्ड, यानी कि कुछ फसलें हैं जो आपके सामने आप देख रहे हैं। गेहूं है, जिसमें चना है, दालें हैं, और आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों है। चलिए, कैश क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नगदी फसल किसको कहा जाता है? कैश क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जो आपका क्या की जाती हैं बच्चे, जो आपका जिनको रोपा जाता है या जिनको प्लांटेशन किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? समटाइम्स क्रॉप्स आर ग्रोन और वेस्ट पीसेज ऑफ लैंड कोल्ड स्टेट्स, यानी कि उसको संपदा कहा जाता है। दे आर कोल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ए लॉट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड। बहुत सारा माल यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दालें निर्यात की जाती हैं, चाय निर्यात की जाती है, रबर निर्यात किया जाता है, केला निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए, फूड क्रॉप्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत से फूड क्रॉप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें आपको व्हीट मिलेगा, राइस मिलेगा, पल्सेस मिलेंगी, माइलेट्स मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला फूड है वो क्या है बच्चे? आपका वो राइस है, और आपका जिसको चावल आप कह सकते हैं। राइस रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, पानी की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ग्राउंड इन फील्ड्स फुल ऑफ वाटर इन रिवर बेसिन्स एंड डेल्टाज। रिवर बेसिन और डेल्टाज के आसपास इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में देखते हैं वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, यूपी एंड द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये आपके कुछ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। चलिए बच्चे, दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हीट, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे? गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। सभी गेहूं आप में और हम सभी गेहूं के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो खाते हैं पर डे। चलिए, व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप इन द इंडिया, ग्राउंड इन कूल एंड मोइस्ट क्लाइमेट। इंडिया रैंक्स फोर्थ, यानी कि भारत का दुनिया में चौथा स्थान है। अगर देखें व्हीट प्रोडक्शन में, व्हीट इज ग्राउंड ऑन ए लार्ज स्केल इन यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। यहाँ आपका स्पेशली इसका प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए, मिलेट्स हम देखते हैं, यानी कि आपका मोटे अनाज जो आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पेशली राजस्थान, बिहार, गुजरात में होंगे। ज्वार, रागी, बाजरा, तीन प्रमुख फसलें मोटे अनाज में काउंट की जाती हैं। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे क्या? पल्सेस, दालों के बारे में पढ़ेंगे। दालों का भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बच्चे। चलिए, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस आर ग्रोन इन रीजन्स विद ड्राई क्लाइमेट्स, आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा आपकी डाइट में। लेंटिल्स, दाल्स जिन्हें कहा जाता है, सच एज डिफरेंट दाल होंगी, मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम आर ग्रोन इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया विद मध्य प्रदेश लीडिंग इन पल्स प्रोडक्शन। पल्स प्रोडक्शन में इनका प्रमुख स्थान है आपका मध्य प्रदेश। चलिए, कैश क्रॉप के बारे में। कैश क्रॉप ऐसी फसलें हैं बच्चे आपका जो स्पेशली जो फार्मर हैं उनको सिर्फ कैश यानी कि पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ना कि आपका उनका जो फूड है फूड के रूप में उनका यूज़ किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम कैश क्रॉप में पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? शुगर केन के बारे में। गन्ना जिसको कहा जाता है, ये आप गन्ने की पिक देख रहे हैं, ये लगी हुई है। शुगर केन एविडेंटली ग्रोन इन इंडिया, टेक सेंटर स्टेज एज ए मेजर कैश क्रॉप, मुख्य आपकी कैश क्रॉप है। लीडिंग स्टेट्स इन शुगर केन प्रोडक्शन सच एज, यूपी में आपको सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका हैव एम्ब्रेस्ड दिस क्रॉप फॉर इट्स कॉमर्शियल
potential. From sugarcane, India derives not only sugar but also गुड़ यानी कि जैगरी जिसको कहा जाता है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ए ट्रेडिशनल स्वीटनर यानी कि एक ट्रेडिशनल मिठाई है. द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिवेन्यू यानी कि आपका विदेशी निर्यात में भी इसकी मुख्य भूमिका मानी जाती है. चलिए बच्चे, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चाय. आप सभी सुबह उठते ही आपके घर में ज़रूर चाय बनती होगी या कॉफ़ी बनती होगी. ना करे ईश्वर कि आपको इसकी लत लगे, आप ना ही पिए. चाय और कॉफ़ी तो ज़्यादा अच्छा हमारी हेल्थ के लिए होगा. चलिए, टी. टी ए पॉपुलर beverage in India and worldwide holds a prominent place among कैश क्रॉप यानी कि भारत में प्रमुख नकदी फसल के रूप में टी को जाना जाता है. विद इट्स प्रीफरेंस फॉर ए कूल एंड वेट क्लाइमेट, टी थ्राइव्स इन द माउंटेन्स रीजन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ आसाम में प्रोड्यूस की जाती है, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा, और इसके अलावा जितना भी आपका नॉर्थ पूर्वोत्तर वाला एरिया है उसमें इसको प्रोड्यूस किया जाता है. चलिए, कॉफ़ी के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, क्या कि कॉफ़ी जो है बच्चे आपका लेटराइट मिट्टी के लिए बेहतर मानी जाती है. इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉफ़ी आपका जो एरिया है स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला हार्टलैंड है किसके लिए? कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए, यानी कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है. यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी के पेड़ लगे हुए हैं. चलिए, द lush hill slopes of these regions provide an optimal environment for thriving coffee plantation यानी कि कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ये एरिया बेहतर माने जाते हैं. एज द बीन्स आर हार्वेस्टेड, इंडिया एक्सपोर्ट इट्स रिच कॉफ़ी बीन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी कि भारत के इकोनॉमिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या है बच्चे आपका कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉटन क्रॉप्स, ये आपके यहाँ पर है. कॉटन क्रॉप्स यानी कि कपास का प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है. कॉटन ए वर्सेटाइल फाइबर क्रॉप्स, एक वर्सेटाइल फाइबर क्रॉप्स है. प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फुलफिलिंग इंडियाज टेक्सटाइल नीड्स यानी कि भारत के कपड़े के प्रोडक्शन में किसका महत्वपूर्ण रोल है बच्चे आपका? वो है आपका कॉटन क्रॉप्स का. चलिए, कहाँ कहाँ कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है? पहले बात मैंने आपको बताया था, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बेहतर मानी जाती है. चलिए, कहाँ किस एरिया में होगा? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में आपका कॉटन सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कपड़ा उद्योग है उसको क्या करता है बच्चे आपका? ये कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं. चलिए, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जूट. जूट को क्या कहा जाता है बच्चे आपका? गोल्डन फाइबर कहा जाता है इसके कलर के कारण, क्योंकि गोल्डन कलर का आपको दिखाई पड़ता है. यह आपका कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है. थ्राइविंग इन ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जूट कल्टीवेशन इज कंसेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा. यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आपका जूट का प्रोडक्शन किया जाता है. चलिए बच्चे, इसके अलावा दिस कोर्स फाइबर फाइंड्स एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, बैग्स एंड कारपेट्स. विद इट्स इंक्रीजिंग डिमांड, जूट सर्व्स एज ए वाइटल कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी. भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिए जूट बहुत अच्छा माना जाता है. चलिए, ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑयल सीड्स के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि भारत की जो दलहनी फसलें हैं वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स वो आपको प्रोड्यूस करते हैं. कौन कौन से होंगे उसमें? आपका मस्टर्ड होगा, सीसम होगा, ग्राउंडमेंट होगा, सनफ्लावर होगा एंड लाइन सीड होगा. आर ग्राउंड ए लार्जर स्केल इन स्टेट लाइक. आपका कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा? ये एमपी, राजस्थान एंड तमिलनाडु. तब इन कुछ स्टेट्स में आपका ये
स्पेशली प्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए बच्चे, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रबर। रबर से तो आप परिचित होंगे ही। चलिए, रबर प्रोडक्शन फ्रॉम लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रीज, यानी कि रबड़ के स्पेशली पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भारत का जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में आपका रबर कल्टीवेशन देखने के लिए मिलेगा। इंडियाज रबर फाइंड एप्लीकेशन इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, मैट्रेसेस एंड फुटवियर। इन चीज़ों में आपका ये प्रोडक्शन में काम आता है। चलिए बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पाइसेस यानी कि मसालों के बारे में। यहाँ आप मसाले देख रहे हैं, कुछ मसाले गरम मसाले के नाम से जिनको जाना जाता है। इसके अलावा कुछ सिंपल मसाले हमारे खाने में पर डे के हिसाब से यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्पाइसेस जैसे आपका लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये हमें सर्दी के मौसम में यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप हो जाए। इंडियाज डाइवर्स एग्रीकल्चर लैंडस्केप अलाउज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ spices. The southern states of Kerala and Karnataka take the lead in producing spices such as pepper, ginger, cinnamon, chilies, cloves and cardamom. ये कुछ प्रमुख मसाले हैं जिनका प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। चलिए बच्चे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, लाइव स्टॉक रियरिंग। लाइव स्टॉक रियरिंग प्लेज ए पिवोटल रोल इन सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। यहाँ आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक रियरिंग, जनरली इसको पशुपालन भी आप कह सकते हैं। कैटल और लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग ऑक्सन, बुलॉक्स, गोट्स, शीप्स एंड मोर contribute significantly to the food, fiber and labor requirements to the country। यानी कि देश के लिए दूध की ज़रूरत पूरी यहाँ से की जाती है। चलिए, लाइव स्टॉक सर्व एज वैल्यूएबल एसेट्स एडिंग फार्मर्स इन एक्टिविटीज सच एज प्लगिंग लैंड एंड यूजिंग वाटर वेल्स। यानी कि ये आपका लैंड के उपजाने में भी, जब हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक नहीं थी बच्चे, तब आपका ये कैटल्स ही हमारी एग्रीकल्चर को काम करते थे। चलिए बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या है बच्चे ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। स्टूडेंट्स, भारत में लगभग आज से 50 ईयर पहले ज़मीन बहुत सारी थी, एरिया बहुत सारा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम के बराबर होता था। तो लगभग 1966 में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया। एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या नाम था बच्चे जिनका, MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन साहब ने क्या किया, आपका एक वर्क किया, और इस वर्क में उन्होंने क्या काम किया बच्चे, आपका भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स का हम यूज़ करें, किस प्रकार हमारी जो फसल है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसी को कहा गया बच्चे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैव बीन पाइवटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सेक्टर। यानी कि सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये किया गया। कब किया गया, 1960 में किया गया। एग्रीकल्चर आउटपुट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, यानी कि हाई क्वालिटी सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स। 3-4 चीज़ों से आपका यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अलाउड फार्मर्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स particularly in wheat production. As a result, India achieved self-sufficiency in food grain production, enabling it providing for its growing population। यानी कि भारत की जो 1970 के 60 के पास स्थिति थी
वो ये थी बच्चे कि यहाँ पर आपका क्या नहीं हो सकता था, प्रॉपर वे में आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, ताकि हम भारत के लोगों को प्रॉपर फूड दे सके। तो इसलिए ये आपका किया गया क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने न्यू कंसेप्ट को अपनाया ताकि हम यहाँ क्या कर सकें, अपने देश का पेट भरने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट फूड का प्रोडक्शन कर सकें। चलिए बच्चे, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डेयरी फार्मिंग के बारे में, यानी कि डेयरी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और डेयरी उद्योग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम देखेंगे एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम था बच्चे जिनका नाम था वर्गीज कुरियन। उन्होंने 1970 के पीरियड में एक ऑपरेशन चलाया था दूध की बाढ़, यानी कि जिसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। चलिए यहाँ हम देखते हैं, डेयरी फार्मिंग ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइव स्टॉक रियरिंग हैज गार्नर्ड इमिनेंस अटेंशन इन इंडिया। द ऑपरेशन फ्लड 1970 में ये आपका चला था ताकि आपका दूध का प्रोडक्शन हो सके, और इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस्ड टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस इन डेयरी फार्मिंग। चलिए बच्चे आगे हम बढ़ते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल फिलहाल में ही जो आपका कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी कि भारत में एग्रीकल्चर के लिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई। यहाँ देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ established agriculture universities to educate and empower farmers with advanced agriculture techniques, यानी कि उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया। कुछ साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे वो किसानों को घर घर जा कर के समझाते हैं कि आप प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर करें तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, डायरेक्ट फार्मर सपोर्ट भी हमें पढ़ना है। और डायरेक्ट फार्मर सपोर्ट्स के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या बच्चों, अगर देखिए किसान ही यदि, फार्मर ही यदि खुश नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, उसके पास ही प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, तो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया भी क्या होगा बच्चे, डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ डायरेक्ट क्या किया गया, to eliminate the exploitation of farmers by middlemen, the Food Corporation of India has taken the initiative to purchase crops directly from farmers at government approved rates, यानी कि इसके लिए हमने कुछ मिनिमम फसलों के लिए मिनिमम प्राइस निर्धारित किए और आपका जो डायरेक्ट किसानों से वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए एनिमल हेल्थ केयर के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने समय समय पर हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स बनाने के अलावा गवर्नमेंट ने आपका क्या बनाए हैं, कुछ ऐसे प्लान्स चलाए हैं जो क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स की सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हेल्थ केयर इन लाइव स्टॉक रियरिंग, द गवर्नमेंट हैज़ ओपन न्यूमेरियस वेटरनिटी हॉस्पिटल्स, बहुत से हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। चलिए इसके अलावा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो हमारे कैटल्स हैं उनकी जो डीएनए है उसको चेंज किया गया है बच्चे, जो आपका ब्रीड इम्प्रूवमेंट के माध्यम से संभव है, ताकि वो क्या कर सकें, प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन कर सकें और अपने दूध की क्वालिटी बढ़ा सकें। पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैज़ इमर्ज्ड एज ए की स्ट्रेटजी टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपीरियर ब्रीड्स फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा सकता है। इंडियाज एग्रीकल्चर लैंडस्केप इज tapestry of diverse crops and livestock rearing
practices. Cash crops such as sugarcane, tea, coffee, cotton, and jute play a pivotal role in driving economic growth through domestic consumption and international trade. Oilseeds, spices, and rubber further contribute to India's agriculture prosperity. चलिए यहाँ हम देखते हैं इन नटशेल में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे. इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रूशियल. सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ाया था कि 70% जो पॉपुलेशन है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और एग्रीकल्चर पर डिपेंड ऑन करती है. इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स सच एज मिल्क, टी, वीट, राइस एंड शुगर. यहाँ पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है. देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया: खरीफ, रबी एंड कैश या प्लांटेशन क्रॉप्स. इसके अलावा लाइव स्टॉक रियरिंग इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग प्लेज ए vital role in Indian agriculture landscape. The Green Revolution in the 1960s pivotal for increasing agriculture output. Recent government initiatives aim to further modernize and support India's farming communities. यानी कि अब जो वर्तमान में गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो क्या करना है, वो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना है, उसका नवीनीकरण करना है. चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ. तब तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और समझिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.